मुल्क तरक्की करेगा, मैशत परवान चढ़ेगी। वफाकी हुकूमत ने मुआशी खुशहाली की कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सीपैक समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इतवार को जहलम पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इमरान खान आज चंद किला से मार्च शुरू करके गोंदावाला बाग पर खत्म करेंगे। इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान मुल्क में खून खराबे से इनकलाब लाना चाहते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी मार से महफूज रखें। ज़िल्लत और रुसवाई, फॉरेन फंडेड फितने और तोशा खाना चोर के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारे साथ 2000 लोग हैं, अगर हमारे पास कम अफराद हैं तो आपको क्या खौफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब आपको अवाम के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। हमारा मुतालबा सिर्फ साफ और शिफाफ इंतखाबात हैं। अगले 2 दिन में लॉन्ग मार्च में मजीद शिद्दत आएगी। उस्मान डार कहते हैं, अगर 2000 लोग आ रहे हैं तो सिंध पुलिस क्यों तलब कर रखी है और इनकी टांगें क्यों कांप रही हैं। इमरान खान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत को तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले फैसला कर दिए जाएंगे। इमरान खान कश्तियां जला कर निकले हैं। यकदम से नहीं कह सकता कि क्या मंसूबा है। रहनुमा पीटीआई असद उमर का इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा, कहा मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद तरीका इलेक्शन है। मुल्क के इदारे असलहा से मजबूत नहीं होते, कौम पीछे होती है। इमरान खान की हिकमत अमली नवंबर में फैसला लेकर जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ये हुकूमत रिलीफ देने नहीं रिलीफ लेने आई है। इन्हें इक़्तिदार में लाने वाले पछता रहे हैं। अब इलेक्शन हर सूरत कराना होंगे। शहीद खातून सहाफ़ी के शोर से घेरा डालकर दस्तखत कराए गए कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहता। वफाकी वज़ीर फयाज़ रफ़ीक कहते हैं, इमरान खान के 2 नहीं एक पाकिस्तान के नारे की असलियत यही है। इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मलिक के वार, कहा इक़्तिदार के लिए चेयरमैन पीटीआई किसी हद तक जाने को भी तैयार हैं। इमरान न्याज़ी मुल्क में खून रेजी देखना चाहते हैं। इनसे पूछें कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का बयान क्यों दिया। वो इक़्तिदार छीन जाने का गुस्सा अवाम पर उतार रहे हैं। खूनी इनकलाब की बात करने वाले इमरान खान अब तैयार हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का नाम काबीना की मंजूरी के बाद ECL में डाला गया। 2 माह कबल शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।
امریکہ نے سازش سے عمران خان کی حکومت گرانے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ذریعے عمران خان حکومت گرانے کے دعوے کے سوال پر کہا کہ پروپیگنڈے کو تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے۔ پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں بھی 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ اور ملک بھر میں ایک بار پھر امریکی ڈالر کمزور، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 39 پیسے کمی، ڈالر 220 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 226 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں صفا ریاض اور میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ بیجنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ پاکستان اور چین دوست اور شراکت دار کے طور پر ساتھ کھڑے ہیں۔ چینی قیادت سے مختلف معاملات سمیت سی پیک پر بات چیت ہوگی۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ سماجی و اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چین کی معاشی حکمت عملی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ سی پیک منصوبہ ہمارے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد کے ہمراہ چین کے صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک کے قائدین اسٹریٹجک کوآپریشن پارٹنرشپ کا جائزہ لیں گے۔ ملاقاتوں اور اجلاسوں میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر دو طرفہ ایجنڈے کے تعاون پر بھی پیش رفت متوقع ہے۔ دورے کے دوران مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدات پر بھی دستخط ہونے کا امکان ہے۔ دورے سے چین کا پاکستان اقتصادی راہداری کی رفتار مزید بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے لانگ مارچ کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ نئے شیڈول کے مطابق جہلم تک کا پلان جاری کیا گیا۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اتوار کو جہلم پہنچے گا۔ عمران خان آج چاندہ قلعہ سے مارچ شروع کر کے گوندا والا باغ پر ختم کریں گے۔ لانگ مارچ کل ہندی بائی پاس سے شروع ہوگا، گکھڑ منڈی پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ جمعرات کو وزیر آباد سے گجرات تک کا سفر طے کیا جائے گا۔ نئے شیڈول کے مطابق جمعے کو گجرات سے لالا موسیٰ تک لانگ مارچ پہنچے گا۔ لانگ مارچ ہفتے کو لانگ مارچ کھاڑیاں سے ہو کر سرائے عالمگیر پہنچے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اتوار کو سرائے عالمگیر سے لانگ مارچ جہلم تک پہنچے گا۔ گجرات میں عمران خان کے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع۔ تحریک انصاف کے علاقائی قیادت اور چودھری برادران کی طرف سے گجرات شہر کو پارٹی پرچموں، بینرز اور بڑے بڑے سائن بورڈ سے سجا دیا گیا۔ مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی انجم مرزا سے۔ جی علی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر میں، اور یہاں چودھری برادران کی طرف سے لانگ مارچ کے شرکاء کے لیے استقبالیہ کیمپ کی تیاریاں جاری ہیں۔ مستند ذرائع کے مطابق یہاں 25,000 سے زائد کرسیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے، اور لانگ مارچ کے شرکاء کو لہو گرمانے کے لیے کنٹینر کو بھی خوب سجایا گیا ہے۔ علاقائی قیادت کا کہنا ہے کہ جمعہ والے دن حقیقی آزادی لانگ مارچ گجرات میں پہنچے گا۔
रियासत अपने लोगों की हिफाजत करना जानती है। इमरान खान मुल्क में एमरजेंसी के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं, आज़ाद ना होता तो आपकी आवाज़ यहाँ तक ना आती। इमरान खान कहते हैं पूरा पाकिस्तान खड़ा है, कुछ लोगों के मजमे को अवाम नहीं कहा जा सकता। इमरान खान का मकसद इलेक्शन ही नहीं, खून खराबा और मार्शल लॉ है। लोगों को इमरान खान के मंसूबे का इल्म है। मज़ीद कहा कि सी पैक में अहम मंसूबों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सी पैक 4 साल से ताख़ीर का शिकार रहा। वज़ीर आज़म चीनी हुक्काम से सी पैक मंसूबों पर बातचीत करेंगे। साइन होगा और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बराह रास्त PTV नशर भी करेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये एक माइलस्टोन, एक क्रिटिकल जंक्चर है सी पैक के अंदर, और इंशाअल्लाह जो काविशें हैं प्राइम मिनिस्टर की 4 महीने 5 महीने में जितने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ताख़ीर का शिकार थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे, उन सब को, प्रोसीजरल ब्लॉक्स को मुकम्मल करके, कंप्लीट करके, उनको ख़त्म करके अब ये एक नया दौर सी पैक का इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। वो विज़न जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने देखा था 2013 में, जिसको 13 के बाद बहुत ही तेज़ी से मुकम्मल करने का एक जज्बा था, एक विज़न था उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस खित्ते के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए तरक्की, रोज़गार, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड थी। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा और उसको ऑगमेंट करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आपसे आज करनी है कि एक तरफ जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, और आप चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं, और इसी तरह एक शख्स 2014 में कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, और वही उस वक़्त भी प्रेसिडेंट शी के दौरे को सबोटाज करने के लिए वो डिले हुआ, सी पैक डिले हुआ उसकी वजह से। और उसी तरह आज वो शख्स उसी रवायत के साथ कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आज उसके कंटेनर पर खड़े होने से जो खुद वो एक्सपोज हो रहा है। 2014 में अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते करते वो 126 दिन का धरना देकर घर चले गए थे, तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आया था। और अब वो अपनी तकारीर के ज़रिए उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं जो उनके तकारीर में, उनके अल्फाज में, उनकी ज़बान में आया है। गाली देते हैं, धमकी देते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गलाजत उड़ेलते हैं, लोगों को इस तरह तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई हकीकी जंग जो है वो जारी है इस वक्त। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं समझती हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि जो अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं, जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे, वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया क्योंकि उन्होंने कल किया। आप गाली दो या धमकी, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचने से डर रहे हैं। मोनिस इलाही क्राउन प्रिंस बना हुआ है, तैनाती में उनका बड़ा हाथ है। जैसे इमरान खान तोशा खाना खा गया है, ये तफसीलात वो अगर नहीं देंगे तो फिर कानूनी तौर पर तफसीलात हासिल करना और किसी न किसी अदालती तौर पर वो तफसीलात हासिल करके पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो हमें ताने दे रही है कि 2000-3000 लोग हैं हमारे पास। तो फवाद चौधरी साहब 5 दिन हो गए हैं और ले लें 5 दिन, हमें कोई 2-3 लाख लोग दिखा दें, आप चले 20-30 हजार ही दिखा दें, जो नजर आ रहा है वो ही बताएंगे ना जी। और ये वाहद पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है कि जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, मगर लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ते हुए उसकी टांगें कांप रही हैं। ये लॉन्ग मार्च न जाने किस के इंतजार में है या किस इशारे के इंतजार में है। खान साहब, अब पाकिस्तान में वो इशारे और वो सहूलतकारी नहीं होती। वो वक्त चला गया जब आपके मुंह में चूसनी और पैम्पर लगाया करते थे। जब से चूसनी और पैम्पर लगाना बंद हुआ है तो बच्चा गालियां देने लग गया है।
اور گالیاں دے کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں گالیاں دوں گا تو وہی سہولت کاری میرے پیمپر اور میرے منہ میں چوسنی اور میری اقتدار کی کرسی پر مجھے واپس بٹھایا جائے گا۔ عمران خان کے پورے لانگ مارچ کا موٹو کوئی عوامی مطالبہ نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں کسی ایک تقریر میں انہوں نے کہا پٹرول سستا کرو، گیس سستی کرو، اس میں عام لوگوں کے لیے یہ سہولت پیدا کرو۔ کوئی عوامی مطالبہ نہیں ہے، صرف ایک مطالبہ ہے، مجھے اقتدار کی کرسی پر واپس لا کر بٹھاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے، نواز شریف نے کہا کہ ہمارے ساتھ 2000 لوگ ہیں، ہماری بات نہ مانی جائے، اگر ہمارے پاس اتنے کم بندے ہیں تو آپ کو کیا خوف ہے؟ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ اگر 2000 لوگ ہیں تو ہمیں آنے دیں، ڈر کیوں رہے ہیں؟ نواز شریف کے بھائی کی پاکستان میں حکومت ہے مگر وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ شہباز شریف کی فیملی ان پر اعتبار نہیں کر رہی۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے کہا کہ اگلے 2 دن میں لانگ مارچ میں مزید شدت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2000 لوگ آ رہے ہیں تو سندھ پولیس کیوں طلب کر رکھی ہے اور ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں ہمیں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، پاکستانیوں نے خوف کے سارے بت توڑ دیے۔ یک دم سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا منصوبہ ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے حکمرانوں سے الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد طریقہ الیکشن ہے۔ عوام کو آزاد کر دیا ہے، آپ کا جھوٹ بکنے نہیں والا، لیکن میاں شہباز شریف میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، میرا چیلنج یاد رکھنا، آئیں ذرا عوام کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں، لگ پتہ جائے گا قوم کدھر کھڑی رہی ہے۔ اب آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑی اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہی جی آپ کس سے بول رہے ہیں، آپ کو الیکشن کس سے چاہیے؟ دیکھیں یہ پاکستان میں ہے، کاغذ پہ تو جمہوری نظام ہے، بڑے عرصے سے کم 1973 کے آئین جب سے بنا ہے اس وقت تو ایک جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کے اندر یہ فیصلے کرنے سیاستدانوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کا بڑا کردار رہا ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر بڑے فیصلوں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً پاکستان کی عدلیہ کا بھی کردار رہا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس وقت 2017 کے اندر جس دن برہان کے اوپر روکا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، تو اگلے دن صبح سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا، میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سڑکوں پر کیوں ہیں، آپ آئیں نا، ہم آپ کو انصاف دلاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے تو سب سے پہلی عرض یہ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی حکمت عملی نومبر میں فیصلہ لے کر جائے گی، حکومت کی الیکشن سیاست میں دفن ہو گئی ہے، اس لیے خوف پھیلا رہی ہے۔ شیخ رشید نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے ML1 6 ارب روپے میں ایکنک سے منظور کروایا تھا، حکومت نے ML1 کو تقریباً 10 ارب ڈالر کا کر دیا۔ ریڈ زون کی 4 کلومیٹر اور 6 پوش علاقوں تک توسیع ہنگامہ آرائی کا ماسٹر پلان ہے۔ حکومت ارشد شریف اور صحافی صدف نعیم کی شہادت عمران خان کے گلے میں ڈالنے میں ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ لال حویلی پر قبضے کے لیے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ عمران خان کی حکمت عملی نومبر میں فیصلہ لے کر جائے گی۔ نواز شریف کا بیانیہ دیوالیہ پن، انتخابات سے فراری اور جمہوریت دشمن ہے، یہ حکومت ریلیف دینے نہیں ریلیف لینے آئی ہے۔ حکومت کی الیکشن سیاست دفن ہو گئی ہے، اس لیے خوف پھیلا رہی ہے۔ حکمرانوں کو اقتدار میں لانے والے پچھتا رہے ہیں، الیکشن ہر صورت کرانے ہوں گے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ شہید رپورٹر کے خاوند سے گھیرا ڈال کر دستخط کرائے گئے کہ وہ کوئی کارروائی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ 2 نہیں 1 پاکستان کے نعرے کی اصلیت یہی ہے۔ دوسری جانب مرحومہ صحافی صدف نعیم کے شوہر نے خود پر کسی بھی قسم کے دباؤ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے۔ صدف نعیم کے شوہر نے بتایا کہ میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ اگر آپ کارروائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان آج بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی بیٹی آئی پروار کہا کہ عمران نیازی ملک میں خون ریزی دیکھنا چاہتے ہیں
ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کا بیان کیوں دیا۔ عمران لندن میں محفوظ ہے، لیکن وہ یہاں مقیم پاکستانیوں کے بچوں کا خون دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے عمران احمد نیازی اپنے اقتدار کے چھن جانے کا غصہ پاکستان پر اتار رہا ہے، اس سے اس کی فرسٹریشن جھلک رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عمران کوئی اصولی آدمی نہیں ہے، اس کے پاس نہ کوئی آئین پر چلنے کا اصول ہے، نہ جمہوریت پسندی اس کی فطرت ہے۔ جمہوریت کے حصول کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہم نے آگ اور طوفانوں سے کھیلا ہے، ہم نے لہو دیا ہے، ہمارے کارکنان، ہمارے لیڈر شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ پاکستان کے آئین کو روندا جائے، اس لیے نہیں کہ عمران احمد نیازی جیسا خود غرض شخص مارشل لا لگانے کی بات کرے۔ ہم عمران احمد نیازی کے اس بیان کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہوئے ہم اسے بار بار ریلیف دینے والوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بلا کر پوچھیں کہ خونی انقلاب کا مطلب کیا ہے، اس کو بلا کر پوچھیں کہ یہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ پاکستان میں مارشل لا لگانے کی بات کرے۔ اس کو بلائیں اور اس سے یہ پوچھا جائے۔ یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہے، ویسے یہ وہ بیان نہیں ہے جہاں جاپان اور جرمنی کے بارڈر ملا دیے گئے ہوں۔ یہ وہ بیان نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ایک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ یہ وہ بیان نہیں ہے جہاں یہ کہہ دے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کینسر سے ان کی وفات ہوئی۔ جس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بانی پاکستان کی وفات کیسے ہوئی، جس کم عقل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کون سی بیماری تھی، تو اس کے اپنی ذہنی بیماری کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان، اور یہ پوچھا ہے کئی لوگوں نے، کہ رات کو بھی کالا چشمہ پہن رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور چونکہ یہ تنقید ہوئی بارہا اور بار بار، اس لیے اس نے اپنے ایک جمہوریہ کو بھی کالا چشمہ پہنا دیا کل۔ لیکن پھر بھی ہم پوچھیں گے کہ رات کو تم کالا چشمہ کیوں پہنتے ہو؟ وہ کیا چیز؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق PTI کے چیئرمین عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کا نام کابینہ کی منظوری کے بعد ECL میں ڈالا گیا ہے۔ شہباز گل کا نام اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی سفارش پر ECL میں ڈالا گیا۔ 2 ماہ قبل شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے خلاف مقدمے میں اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف اکسانے سمیت دیگر دفعات بھی شامل تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے سازش سے عمران خان کی حکومت گرانے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرانے کے دعوے کے سوال پر کہا کہ پروپیگنڈے کو تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیں گے۔ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ الزامات میں کوئی صداقت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غلط اور جھوٹی اطلاعات کے جواب میں درست معلومات دے سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی، پرامن آئینی و جمہوری اقتدار کو برقرار رکھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے مسائل پر تمام پارٹنر کے ساتھ بات چیت رہتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں جن کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ دنوں میں دوحہ میں طالبان کے ساتھ بات چیت ہوئی جس میں امریکی تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ میں معاہدے میں طالبان نے یقین دلایا کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ صدر جو بائیڈن واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان میں خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت برقرار رکھی جائے گی۔
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्क भर में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। अमरीकी करेंसी की कीमत में मजीद कमी हो गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 39 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 220 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 226 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 22 पैसे कमी हुई थी, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 221 रुपए 25 पैसे पर बंद हुई थी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अपने वीडियो बयान में पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से फैसले का ऐलान किया और कहा कि मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज़ तक बरकरार रहेंगी। गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी करते हुए इसहाक डार का कहना था कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे अब 30 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कीमत 224 रुपये 80 पैसे है, जिस पर हुकूमत 32.42 रुपये पेट्रोलियम लेवी हासिल कर रही है। डीजल की कीमत 235.30 रुपये है, जिस पर पेट्रोलियम लेवी 12.58 रुपये है। मट्टी के तेल की कीमत 191.83 रुपये है, जिस पर पेट्रोलियम लेवी 15 रुपये लगी हुई है। लाइट डीजल की कीमत 186.50 रुपये की सतह पर है और पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये हासिल की जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने एलसी में बड़ी रियायतों का ऐलान करते हुए कहा कि 3 माह में फंसी हुई एलसी पर रियायत देंगे। इसहाक डार का कहना था कि पहले $50,000 तक एलसी को क्लियर करने की इजाज़त दी थी, अब $1 लाख की एलसी भी 1 नवंबर तक क्लियर होंगी। ओगरा ने एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से माह नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 35 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 134 रुपए इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के नतीजे में फी किलोग्राम एलपीजी की कीमत 202 रुपए फी किलो से बढ़कर 204 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2374 रुपए से बढ़कर 2409 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9,135 रुपए से बढ़कर 9,269 रुपए हो गई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर ने बताया कि ओगरा की जानिब से महंगाई के बोझ तले दबे हुए अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया गया। मौसम सरमा के दौरान कुदरती गैस की तारीख साज शॉर्टफॉल पैदा होने का भी खदशा है। उन्होंने कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों के गरीब सारिफिन को रिलीफ देने के लिए हुकूमत एलपीजी पर आए तमाम टैक्सों का खात्मा करे ताकि लोगों को सस्ती गैस की सहूलत मिल सके। जेजेवी की बंदी से न सिर्फ हुकूमत को अरबों रुपए की मालियत का नुकसान है, बल्कि रेवेन्यू का भी नुकसान है। कौमी इदारा सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6,845 कोरोना के टेस्ट किए गए। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,845 टेस्ट किए गए, जिनमें से 27 अफराद में कोरोना टेस्ट के मस्बत आए। इस तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.39% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 52 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चुनिया में पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहिल की हिदायत पर खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुरम हमीद ने तमाम साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने की भी यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। खुरम हमीद के ऑफिस के बाहर जहां एसी चूनिया की जानिब से खिदमत कचहरी का इनकाद किया गया है, खुली कचहरी लगाई गई है, जहां साइलिन के लैंड और रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुनने के लिए लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है। यहाँ ख़वातीन, बुज़ुर्ग और मर्द हजरात की बहुत बड़ी तादाद जो है अपने मसाइल सुनाने के हवाले से तशरीफ़ लाई है। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाए हैं और उनका जो मसला है वो हल हुआ या नहीं हुआ। जी बाबा जी बताइएगा। मैं जनाब आया अपनी सड़क वास्ते, मेरी सड़क जी खराब सी, एसी साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्हें सपोर्ट किया मेरी सड़क वास्ते। उन्हें आख्या भी बनाओ बाबा जी सड़क, और सही मेरा काम करता पे और सारी आवाम का काम सही कर रहा है। एसी चंगा है, बहुत अच्छा आदमी एसी साहब, बहुत अच्छा।
ये बुजुर्ग हम शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की और यहाँ मौजूद लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान की। इन बुजुर्ग शहरी का कहना है कि यहाँ मौजूद अफसरान जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की सरबराही में खुली कचहरी की। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत ने जाली और गैर मयारी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गल्ला मंडी में, जहां पर महकमा ज़राअत की टीम ने खाद को की तरफ से खाद चेक की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, और ताकि फसलें जो हैं बेहतर पैदावार किसान को मिल सके। इसी हवाले से बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हसीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये चेकिंग जो है रूटीन की है या? जी बिल्कुल, इसमें जैसा कि गंदम का सीज़न शुरू हो चुका है, गंदम की बिजाई शुरू हो चुकी है, तो इस हवाले से हमने एक तो हमारी खादों की जो क्वालिटी है उसके मेयार को बरकरार रखने के लिए, चेक करने के लिए हम रूटीन की सैम्पलिंग कर रहे हैं। स्पेशली हमारा फोकस है जो फास्फोरस खादें हैं, क्योंकि किसी गंदम की पैदावार में उनका बड़ा अहम रोल है, तो उस हवाले से हम उसको भी फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो जहाँ पे अगर कोई इन केस रूटीन की हमारी सैम्पलिंग है वो चल रही है, हमने कुछ सैंपल लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, तो ये हमारी रूटीन की सैम्पलिंग है। अच्छा, ये बताएं कि ज़री अद्वियात को भी आप चेक करते हैं? जी, ज़रिए अद्वियात को चेक करने के लिए पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खादों के मेयार को चेक करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है ना वो सैम्पलिंग करता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सैम्पलिंग है आप लेबॉर्ट्री भिजवाते हैं या इधर ही कोई फैसला होता है? नहीं जी, इसका हमने बाकायदा तौर पे 3 सैंपल लेने होते हैं। एक सैंपल डीलर के पास रहता है, 2 सैंपल जो है ना उसमें एक हम भावलपुर लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और एक लाहौर लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं। वहाँ से फिर रिजल्ट आने के बाद अगर इन केस को कार्रवाई की ज़रूरत होती है। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। लिया शहर समेत गिद्दोनवा में प्राइस कंट्रोल कमेटियों की अदम दिलचस्पी, दुकानदारों ने सब्जियां मनमाने रेट पर फरोख्त करना शुरू कर दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक फैज की इस रिपोर्ट में। लिया शहर और गिद्दोनवा मज़ाफ़ात में सब्जियों की कीमतों को भी आग लग गई और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की लापरवाही से सब्जी फरोशों ने भी अपनी मन मर्जी से सब्जियों की कीमतें मुकर्रर करके गरीब आवाम को महंगे दामों सब्जियां फरोख्त करने में कोई कसर ना छोड़ रखी। टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। अगर बात की जाए प्याज की तो 150 रुपये फ़ी किलो से 175 रुपये फ़ी किलोग्राम मज़ाफ़ात में सब्ज़ी फरोशों ने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। लिया शहर में सब्ज़ी फरोशों ने मार्केट कमेटी की जानिब से लगाई गई रेट लिस्ट सिर्फ दिखावे की हद तक लगाई हुई होती है, बाकी इस रेट लिस्ट के मुताबिक ना सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं और ना फ्रूट फ़रोख्त कर रहे हैं। मज़दूर तबका सब्ज़ी की शक्ल देखने की हद तक, बाकी सब्जियों को ख़रीदने में मज़दूर तबका की सकत बाकी न रही। शहरी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया प्राइस कंट्रोल कमेटियों को। मुल्तान में तहरीक और राजपूत ने मुल्क में फलाही सरगर्मियाँ तेज़ करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तहरीक और राजपूत पाकिस्तान की फलाही और शमूलियत सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। मुल्तान और बरादरी की फलाही बहबूद और इनकी बुनियादी हकूक़ के असूल के लिए बनने वाली तहरीक के आगाज़ के बाद पाकिस्तान भर से पढ़े लिखे बाशऊर और बड़ी शख्सियत ने तेज़ी से बाकायदा शमूलियत के लिए तहरीक और राजपूत पाकिस्तान की जान बरोक कर लिया है। तहरीक की क़यादत पीर महल से तल्लक रखने वाले चेयरमैन असलम बानी कर रहे हैं। तहरीक के नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का तल्लक जंग के पसमानदा इलाका 18 हज़ारी से है, जबकि तहरीक के नौ मुंतखब सदर हाजी अब्दुल अजीज का तल्लक टोबा टैक सिंह से है। तहरीक की मरकजी क़यादत का कहना है कि हमारी और राजपूत बिरादरी को एक तंजीम होनी चाहिए। दौरे हुकूमत ने हमारी और राजपूत बिरादरी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। हमारे नौजवान पढ़े लिखे और बाशऊर होने के बावजूद नौकरियां ना मिलने से मायूस हो चुके हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं।
तहरीक के चेयरमैन असलम बानी और वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ और सदर अब्दुल अजीज का अज़म है कि अपनी और राजपूत बरादरी को प्रमोट करें और इनके हर दुख सुख में। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी टैक्सेस, सेक्रेटरी कॉलोनीज, मेंबर टैक्सेस, डीजी लैंड रिकॉर्ड समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान का कहना था, स्टाम्प ड्यूटी को 2% से कम करके 1% करना हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। हुकूमती इक़दाम से पंजाब के शहरियों को सालाना 25 अरब का रिलीफ मिलेगा। रेवेन्यू टैक्सेस को डिजिटल तरीकाकार से इकट्ठा करने के लिए काम जारी है। स्टेट लैंड की लीज में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सर्जन मेडिको लीगल पंजाब सुबह भर में होने वाली चैलेंज मेडिकल रिपोर्ट्स का मुआयना करने के बाद किस तरह फैसला करता है, तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अदनान से, जो कि इस वक्त सर्जन मेडिको लीगल पंजाब डॉक्टर मोहम्मद जफर के साथ मौजूद हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्जन मेडिको लीगल पंजाब डॉक्टर जफर साहब के पास। आइए उनसे जानते हैं कि सर्जन मेडिको लीगल पंजाब जो इदारा गवर्नमेंट ने बनाया है ये किस तरह से काम करता है और जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ से क्या फ़ायदे होते हैं और इसका काम क्या होता है। जी सर बताइएगा। हमारा मेडिको लीगल का सिस्टम जो पंजाब में इस वक्त राइज है 2002 से, वो 3 टियर सिस्टम है, जिसमें पहला मुआयना जो है वो मेडिकल ऑफिसर या विमेन मेडिकल ऑफिसर मुआयना करती हैं। उस फैसले को अगर कोई पार्टी चैलेंज करती है तो वो एक किसी भी सिविल जज मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाके वो अपनी रिट पिटीशन उनकी होती है, वहाँ से री एग्ज़ामिनेशन दोबारा मुआयने किए वो आर्डर लेते हैं और उसका मुआयना फिर करता है डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में 4 अफराद होते हैं। जो उसका चेयरमैन है वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसका एमएस होता है, साथ उसके जो मेंबर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट सर्जन है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है और एक टेक्निकल मेंबर है डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर। इस फैसले को अगर कोई पार्टी चैलेंज करती है तो वो एक अदालत में जाके आर्डर लेती है, जिससे आर्डर ये लिया जाता है कि इसका मुआयना करने के लिए सर्जन मेडिको लीगल को या हेल्थ अथॉरिटी को वो कोर्ट डायरेक्ट करती है। उस डायरेक्शन के बाद सर्जन मेडिको लीगल के ऑफिस से हेल्थ डिपार्टमेंट में एक रिक्वेस्ट चली जाती है फॉर द फॉर्मल आर्डर्स, वहाँ से फॉर्मल आर्डर आ जाते हैं। उसके बाद सर्जन मेडिको लीगल ने अपने मेंबर्स के साथ उस इंजर्ड का मुआयना करना होता है। सर्जन मेडिको लीगल चेयरमैन है सूबाई बोर्ड का और सूबाई बोर्ड के 5 रीजनल ऑफिसर्स हैं, एक लाहौर में है, एक अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में है, एक निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में है और एक बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में है और एक होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में है। सर्जन मेडिको लीगल जो है वो चेयरमैन है सूबाई बोर्ड का और लाहौर में 2 मेंबर्स उनके और हैं, वो हैं एमएसमी हॉस्पिटल हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फोरेंसिक हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। जब आता है फैसलाबाद रीजन, वहाँ के जो 2 मेंबर्स हैं वो अलाइड हॉस्पिटल के एमएस हैं। आप ये बताइएगा, जो लोग चैलेंज करते हैं कोई फैसला होता है तो जब सर्जन मेडिको लीगल के पंजाब के पास वो फैसला आता है तो वो चेंजिंग भी आती है कि मोस्टली फैसले वही होते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर्स ने किए होते हैं। सूबाई बोर्ड ने जब वो मुआयना करता है तो वो पहले डॉक्टर की रिपोर्ट को भी देखता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रिपोर्ट को भी देखता है, अपने मुआयने को भी, सारी जितनी एक्सरे सीटी स्कैन की रिपोर्टें होती हैं उनको भी देखता है। उसके बाद एक फ़ैसला आता है, वो फ़ैसला बाज़ औक़ात जो पहला डॉक्टर है उसके साथ एग्री हो जाता है, बाज़ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ एग्री हो जाता है, बाज़ का दोनों के साथ, दोनों से ही वो हट के एक अलग फैसला आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि फ़ैसले वही रहते हैं। अगर कोई फ़ैसला डॉक्टर के अगेंस्ट आता है जो उसने फ़ैसला किया तो उसकी कोई सज़ा भी होती है या सिर्फ वो फैसले को ही चेंज किया जाता है? नहीं, डॉक्टर्स के खिलाफ लिखा भी जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से SOP है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी डायरेक्शन है महकमा सेहत की तरफ से कि अगर कोई बड़ी गलतियाँ नज़र आती हैं मुआयने के दौरान तो उस डॉक्टर के खिलाफ उस बोर्ड ने लिखना होता है, वो लिखा भी जाता है, आगे हेल्थ डिपार्टमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर जफ़र साहब का ये कहना था कि जो लोग कोई भी वकूआ हो उसमें आप जब कोई मेडिकल लीगल आ जाता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ IG पंजाब फैसल शाहकार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पुलिस एडवाइज़र बराए पीस ऑपरेशन मुंतखब। फैसल शाहकार इस पोजीशन पर मुंतखब होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फैसल शाहकार की तैनाती का ऐलान कर दिया। इससे कबल इस पोजीशन पर यूरोपियन और मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तैनात होते रहे हैं।
फैसल शाहकार की तैनाती पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। फैसल शाहकार इससे कबल भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अहम ओहदों पर फराइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस में एक पाकिस्तानी सीनियर पुलिस ऑफिसर का एडवाइज़र मुंतखब होना अक़वाम आलम में हमारी पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5 अरब 46 करोड़ 84 लाख से ज़ायद की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें तहसील रुझान और तौसा के सैलाब से मुतासरा आवाम की इमदाद के लिए हंगामी सामान की खरीदारी के लिए 1 अरब 45 करोड़, रावलपिंडी में जोड़ियाँ चक्री रोड के मकाम पर 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के क़याम के लिए 65 करोड़ 23 लाख रुपए, सूबे पंजाब के देही मरकज़ सेहत पर बिस्तरों और दीगर आलात की तब्दीली के लिए 98 करोड़ 24 लाख रुपए और ज़िला मियाँवाली में काराबाग की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 38 करोड़ 34 लाख रुपए शामिल हैं। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का रायवन तबलीगी मरकज़ का दौरा। इजलास की सदारत CCPO गुलाम महमूद डोगर ने तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। रायवन तबलीगी इज्तिमा के मौका पर 2500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आपको बता रही हैं सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का रायवन तबलीगी मरकज़ का दौरा। इजलास की सदारत CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अपने टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 नवंबर से शुरू होने वाले तबलीगी इज्तिमा के सिलसिले में सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर ने रायवन इज्तिमा का दौरा किया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और कंट्रोल रूम, पंडाल, सिक्योरिटी पॉइंट्स चेक किए। CCPO ने आरजी खैमा बस्ती और पार्किंग स्टैंड पर सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर CCPO ने सिक्योरिटी के हवाले से मुनक्कद इजलास की सदारत भी की। इजलास में मुंतज़म तबलीगी मरकज डॉक्टर नदीम अशरफ, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, SSP ऑपरेशन, SP सिक्योरिटी, SP सदर ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन, SP ट्रैफिक सदर आसफ सदीक, ASP रायविंड और दीगर अफसरान शरीक हुए। SP सदर ऑपरेशन हमजा अमानुल्लाह ने इजलास को सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि 2500 के करीब पुलिस अफसरान जो है वहां पर ड्यूटी देंगे। इसके अलावा स्टैंड की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। CCPO का मजीद कहना था कि रायविंड और मलका आबादियों में गुज़श्ता कई रोज से सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन भी जारी है। मरकजी पंडाल के तरफ पुलिस मौजूद रहेगी। पार्किंग स्टैंड और हेलीपैड भी कायम किए गए हैं। तलीबी मरकज के तरफ आरजी नाके भी कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ तबलीगी मरकज के गिरदोनवा में डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू और एलीट फोर्स टीमें मुस्तकिल पेट्रोलिंग करेंगी। जी आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात का सैलाब से मुतासरा राजनपुर और DG खान में बहाली का मंसूबा मंजूर। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन का कहना है कि तौसा और रुझान में सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ पानी और सैनिटेशन फराहम करने की जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत पंजाब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तौसा और रुझान में सैलाब मुतासरीन के लिए पोर्टेबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खरीदे जाएँ। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक सैलाब से खड़े पानी की निकासी और नालियों की सफाई के लिए सक्कर जनरेटिंग मशीनें भी खरीदी जाएँ। सैलाब मुतासरीन को पानी पहुँचाने और सॉल्ट वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए डंपर भी खरीदे जाएँ। सैलाब से मुतासरा तौसा और रुझान में बिजली से महरूम इलाकों में जनरेटर्स के जरिए बरकी तवानाई फराहम की जाएगी। मच्छरों से बचाव के लिए स्प्रे की मशीनें और नकलो हरकत के लिए नई गाड़ियां भी खरीदी जाएंगी। मंसूबे से ज़राए रसलो तरसील से लाखों अफराद को फायदा होगा। 553 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मंसूबे की लागत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।